नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल विवेक कुमार बिट्टू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग गुप्त वंश के प्रशासन के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले गुप्त वंश के बारे में एक वीडियो डाला जा चुका है जिसमें विभिन्न गुप्त राजाओं के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। इस वीडियो में हम गुप्त वंश प्रशासन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए, फिर उसके बाद किताब को पढ़िए। इससे होगा आपका जीएस काफ़ी मजबूत हो जाएगा, जिससे कि आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नों को हल करने में काफ़ी महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे और गुप्त वंश के बारे में एक अच्छी समझ भी विकसित होगा। इसलिए वीडियो को बार बार देखें। अब पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। तो चलिए आज विस्तार से फिर हम लोग गुप्त प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। मौर्य वंश के तरह गुप्त वंश में भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलन था। राजा वंशानुगत होता था, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र का नियम प्रभावी तरीके से लागू नहीं था। योग्यता के आधार पर राजा चुना जाता था। राज प्रशासन को चलाने के लिए राजा को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होता था, जिसका उल्लेख कालिदास, कामंदक और बाणभट्ट ने भी किया है। मंत्री परिषद राजा को प्रशासन चलाने में महत्वपूर्ण मंत्रणा दिया करते थे। अमात्य, जो कि नौकरशाह की तरह थे, भी राजा को प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते थे। कामंदक में अमात्य और मंत्रियों के बीच के अंतर को विस्तार से बताया गया है। गुप्त काल में विकेंद्रीकरण को काफी बढ़ावा मिला। इस समय में जो है सामंतवाद को भी बढ़ावा मिला। राजा इस समय काफी भारी भरकम उपाधियां धारण करते थे। महाराज, धीराज, परम भट्टारक, परम देवता जैसे उपाधि राजा धारण करते थे। राजा मनुस्मृति में जो राजा के दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, हालांकि बाणभट्ट इसको नकारते हैं, लेकिन इस काल में, गुप्त काल में, राजा जो है स्वयं को देव उत्पत्ति से स्वयं को संबद्ध किया और वरुण, कुबेर, इंद्र जैसे देवताओं के साथ अपनी समानता, अपनी तुलना की। राजा साम्राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए साम्राज्य को कई भागों में विभाजित किया था। साम्राज्य को भुक्ति में विभाजित किया गया था, जिसका प्रशासनिक अधिकारी उपरीक होता था। भुक्ति को कई विषयों में विभाजित किया गया था। विषय के प्रशासनिक अधिकारी विस्पति कहलाता था। विस्पति को प्रशासन में सहायता देने के लिए विषय परिषद का गठन किया गया था। इस विषय परिषद में प्रथम कुलिक, प्रथम सार्थवाह, नगर श्रेष्ठी, अष्टकुलाधिकारी जैसे अधिकारी शामिल थे। विषय को वीथियों में विभाजित किया गया था। वीथी को पेट में विभाजित किया गया था। पेट कई गांव का समूह होता था। सबसे निचले पायदान पर प्रशासन के गांव होते थे। गांव के प्रशासन को चलाने के लिए ग्राम सभा होती थी और ग्राम सभा में महत्तर, अष्टकुलाधिकारी जैसे अधिकारी होते थे। ग्रामीण मुखिया की तरह कार्य करते थे। इस समय में साम्राज्य के प्रशासन को चलाने में मंत्री परिषद महत्वपूर्ण मंत्रणा दिया करते थे। अमात्य, जो कि नौकरशाह की तरह होता था, प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। न्याय प्रशासन गुप्त काल में काफी विकसित अवस्था में था। फाहियान कहता है कि इस समय मृत्यु दंड की प्रचलन नहीं था। आर्थिक दंड अधिक प्रचलित था, दंड कठोर नहीं था। इसके अलावा अपराध में दंड देते वक्त ब्राह्मणों के प्रति अधिक सहानुभूति रखी जाती थी। सैन्य प्रशासन में भी पदाति सैनिक, अश्वारोही, रथारोही और गज सेना शामिल था। कर प्रशासन में राजा प्रजा से उसकी सुरक्षा के लिए और प्रशासन के कार्य को चलाने के लिए जनता से कर वसूला करते थे। भूराजस्व कर, जो कि भाग के रूप में जाना जाता था, 1/6 भाग के या उपज का लिया जाता था। भोग, राजा जब किसी गांव से गुजरता था तो वहां के ग्रामवासी राजा को भोग के रूप में फल फूल, सब्जी आदि दिया करते थे। उद्रंग के अलावा और भी
कई कर थे, चारागाह कर थे, कई प्रकार के और भी कर थे। कामंडक में मंत्रियों और अमात्यों के बीच के अंतर को भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। गुप्त काल में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलने का कारण था सातवाहन काल में जो पहला भूमि दान देने की प्रथा जो शुरू की गई थी, वह गुप्त काल में और भी विस्तार मिला उसे। अधिकाधिक संख्या में भूमि को दान दिए जाने के कारण सामंतों का उदय हुआ और सामंतवाद धीरे धीरे काफी मजबूत स्थिति में आ गए। सामंतों को जो भूदान दिया जाता था, भूमि दान देने के साथ साथ उसके प्रशासनिक, कर और अन्य दायित्व को भी ग्राह्यता को दान में दे दिया जाता था। इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य के ताकत में और शक्ति में कमी आने लगी और सामंत वर्ग धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए। सामंत वर्ग को जो है वह पुलिस अधिकारी का भी अधिकार मिलने लगा। सामंतों का कार्य जो है वह भू राजस्व वसूल करना था। पदाधिकारियों को इस समय में वेतन जो है नगद के साथ साथ भूदान के रूप में भी दिया जाता था। नगद कर जो है वह नगद, हिरण्य और अन्न के रूप में, मेय के रूप में भी वसूल किया जाता था। यानी दोनों रूप में कर इस समय में वसूल किया जाता था। समाज, गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों पर आधारित था। गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों पर आधारित था। 532 ईस्वी के यशोवर्मन के अभिलेख में राजा को 4 वर्णों का रक्षक के रूप में स्वीकार किया गया, कहा गया है कि राजा 4 वर्णों का रक्षक होगा। 4 वर्ण में शीर्ष स्थान पर ब्राह्मण था, जिसका मुख्य कार्य विद्या का अध्ययन करना, अध्यापन करना, शिक्षा का प्रसार करना, वेद पूजा करना, दान देना लेना आदि कार्य था। लेकिन इस समय में जाति व्यवस्था काफी कमजोर हो गई थी और मृगच्छ कटिकम से इस बात का उल्लेख मिलता है कि चारुदत्त नामक ब्राह्मण जो है वह अपने कर्म को छोड़ करके वाणिज्य व्यापार में संलग्न था। इसी तरह से ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का स्थान आता है। क्षत्रिय का मुख्य कार्य सीमा की रक्षा करना और प्रजा का सुरक्षा करना था। लेकिन इस समय में क्षत्रिय भी अन्य कार्यों में संलग्न पाए गए हैं। वैश्य का काम वाणिज्य व्यापार के द्वारा अपने जीविका को चलाना होता था। लेकिन इस काल में हर्ष और गुप्त जैसे वैश्य भी शासक का और सैनिक का कार्य किए। ब्राह्मण भी क्षत्रिय का कार्य किए। इसका उदाहरण हमें कदम्ब, मयूरवर्मन के द्वारा कदम्ब वंश का नींव रखना और विंध्य शक्ति वाकाटक राज का स्थापना करना इसका उदाहरण है। अर्थात गुप्त काल में जाति व्यवस्था का बंधन क्या हुआ, धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। इस काल समय में बाल विवाह का प्रचलन धीरे धीरे शुरू हुआ। बड़े घरों में लड़कियां पढ़ा करती थी, विद्वान होती थी, लेकिन बड़े परिवार में पर्दा प्रथा का भी चलन शुरू हुआ था। इसका उल्लेख हमें अभिज्ञान शकुंतलम से मिलती है। इस काल में सती प्रथा का भी प्रचलन शुरू हुआ था। इसका पहला अभिलेखीय प्रमाण हमें एरन अभिलेख से मिलता है, जो कि भानुगुप्त का है। 510 ईस्वी का यह अभिलेख सैनिकों के पत्नियों के द्वारा सती होने की उल्लेख मिलता है। समाज में अस्पृश्य जाति भी था और दास भी था। अस्पृश्य जाति का सामाजिक स्थिति काफी दयनीय था। वह छुआछूत के योग्य था, अपवित्र माना जाता था और समाज उससे दूरी बनाकर रखते थे। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया। दास क्रय विक्रय का वस्तु समझा जाता था और भूमि के साथ उसे भी दान में दिया जाता था। दास, इसी नारद स्मृति में दास को मुक्त होने के बारे में भी कहा गया है। मनोरंजन, खाने पीने के लिए चावल दाल मटर सब ये सब था। मनोरंजन के भी काफ़ी साधन थे। जुआ ताश वगैरह मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। अर्थव्यवस्था के रूप में कृषि प्रमुख रूप से इस समय प्रमुख व्यवस्था था। अर्थव्यवस्था का रीढ़ था। कृषि योग्य भूमि को कई भागों में बांटा गया था। अमरकोश में भूमि को 12 भागों में बांटा गया था। अन्य तरह से चारागाह वाले भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। आवास योग्य भूमि को
आवास योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था और नहीं जोतने वाले बंजर भूमि को शील कहा जाता था और वैसा जंगली भूमि जिसे कभी नहीं जोता था उसे अप्रतिहत कहा जाता था। इस प्रकार भूमि को कई भागों में विभाजित किया गया था। इस समय भूमि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई की भी व्यवस्था की गई थी। स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत करने का भी उल्लेख हमें मिलता है। इस प्रकार भू राजस्व आय का प्रमुख साधन था और 1/6 भाग भू राजस्व कर के रूप में वसूल किया जाता था। गुप्त काल में कृषि आय के अलावा वाणिज्य और उद्योग का भी काफी विकास हुआ था। सूती वस्त्र उद्योग काफी विकसित अवस्था में था। बंगाल मलमल के लिए प्रसिद्ध था, जबकि उड़ीसा यह आपको धान के लिए प्रसिद्ध था गुप्त काल में, मालवा ईख के लिए और कश्मीर केसर के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार वाणिज्य भी काफी विकसित अवस्था में था। व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों होता था। हालांकि रोमन साम्राज्य के 2 भागों में विभाजित होने के बाद और रोमन वासियों के द्वारा चीन से रेशम उत्पादन की कला सीख लेने के बाद भारत का रोम के साथ व्यापार जो था उसमें सातवाहन और कुषाण की अपेक्षा गिरावट आई और ह्रास हुआ व्यापार का इस समय में। फिर भी भारत का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ ताम्रलिप्ति, कदूरा, घंटसाला नामक बंदरगाह से व्यापार होता रहा। चीन के साथ भी भारत का व्यापार होता रहा, जिसमें चीन और भारत के बीच व्यापार में श्रीलंका बिचौलियों का काम करता था। मुद्रा के रूप में इस काल में काफी मात्रा में सोना का मुद्रा का चलन था। सोना की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। परीक्षा में बार बार इस बात को पूछा जाता है, सोना की मुद्रा को क्या कहा जाता है। चांदी का मुद्रा को चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। धर्म इस समय में वैष्णव धर्म चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का राजकीय धर्म था। वैष्णव धर्म गुप्त साम्राज्य का राजकीय धर्म था, लेकिन अन्य धर्मों के साथ भी गुप्त साम्राज्य के राजा काफी सहिष्णु रहा। इस समय में जैन धर्म का बहुत सीमित मात्रा में विकास हुआ, परंतु बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ। इस समय में शैव धर्म भी प्रचलन में था। शैव धर्म का भी प्रचलन था। समाज में सभी धर्मों को मानने वालों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध था। लेकिन इस काल में जो है महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई, व्यापार में भी गिरावट आया और धीरे धीरे परवर्ती गुप्त साम्राज्य के काल में जो है गुप्त साम्राज्य का बड़े बड़े नगर का भी पतन होने का संकेत मिलने लगा। इसमें पाटलिपुत्र जैसे नगर का भी गुप्त साम्राज्य के अंतिम चरण में पतन होने का संकेत मिलने लगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के कला और वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि गुप्त काल के समय में विभिन्न विदेशियों, जिसमें फाहियान आया और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों आदि के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से। और इन क्षेत्र से काफ़ी मात्रा में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सबसे आग्रह है कि निश्चित रूप से अगला वीडियो भी देखें, इस वीडियो को भी देखें, वीडियो को बार बार देखें, फिर किताब पढ़ें। इससे क्या होगा, आपका जीएस मजबूत होगा, मोटा मोटा आपका एक अवधारणा विकसित होगा और अवधारणा विकसित होने के बाद आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नों को हल करने में सहज महसूस करेंगे। और मेरा आशा है इस प्रकार आप प्रतियोगिता परीक्षा को पास कर सफलता के झंडे गाड़ेंगे। धन्यवाद। मेरी शुभकामना आपके साथ है।